सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन से वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने इस फैन फिक्शन में कुछ गलतियां करी हैं जिसे किसी ने नोटिस किया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझसे भूल तो हुई है। इसलिए आज मैं आप सबके सामने उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ और अपनी गलतियाँ करेक्ट करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो मैंने गलती करी है, मैंने वीवुशान, जो स्ट्रॉन्ग वीवुशान था और एक वीक वीवुशान था, दोनों की स्मेल में डिफरेंस बोल दिया। ऐसा नहीं था, उन दोनों की स्मेल सेम थी। और दूसरा, ऐसे ही लांगवांग जी और लांजान की स्मेल भी सेम है। अंतर बस ये है कि जो किंग लांगवांग जी है वो भी एक प्योर ब्लड और ट्रू ब्लड अल्फा है, पर लांजान ट्रू ब्लड अल्फा नहीं था। वो वैसे ही हमारा जो स्ट्रॉन्ग विंग है वो प्योर ब्लड और ट्रू ब्लड ओमेगा है, लेकिन वीक विंग ऐसा नहीं है। इसलिए आप मेरी उस पुरानी मिस्टेक को चेंज कर दीजिए। किसी ने नोटिस किया कि अगर उन दोनों की स्मेल अलग थी तो तुरंत लोग उन्हें पहचान जाते, जो कि मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये मुझसे गड़बड़ हुई है। इसलिए मैं उसे आज करेक्ट करती हूँ। उन लोगों की स्मेल तो सेम है, बस जो उनका मतलब एक तरह से प्योर ब्लड वाला चाहिए वो अंतर है। और सैंडलवुड स्मेल लांगवांग जी की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहीं हमारे जो एक तरीके से लांजान है उनकी थोड़ी वीक है, सेम वे में विंग की स्मेल के साथ है। तो आई होप आप मेरी इस मिस्टेक को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि मुझसे गड़बड़ तो ये हो गई है। आप लोग जानते हैं कि हम लिखते और एक्सप्लेन एक साथ करते हैं तो हम मिस्टेक कर सकते हैं। अगर ये रिटन फॉर्म में होता तो मैं चैप्टर्स में वापस जाके उन्हें एडिट करके अपडेट कर देती, लेकिन वीडियोस के साथ ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं यहाँ पे अपनी करेक्शन ठीक करना चाह रही हूँ। चलिए अब पार्ट में आते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू और विंग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। वहीं मैडम यू ने दोबारा से विंग पे अटैक करने की कोशिश की, जिसे विंग रोक लेता है और विंग गुस्से में उस हंटर को पकड़े हुए और घूर घूर के मैडम यू को देख रहा है और बोल रहा है, आप जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। आप बोलने से ज़्यादा इस हंटर को चलाना पसंद करती हैं। खासकर आपको मैंने एक बार बताया भी था कि ये आपका स्पिरिचुअल वेपन है, और स्पिरिचुअल वेपन कभी भी किसी को पनिशमेंट देने में यूज़ नहीं होता। अगर वो वॉर हो तो बात अलग है, लेकिन आप बात बात में मुझ पे ये यूज़ करती हैं। इसका मतलब ये है कि ये आप पहली बार नहीं कर रही, हर बार करती हैं। और ये बात बोलने के बाद भी इतनी ज़ोर से उस हंटर को ज़ोर से खींचता है कि मैडम यू की ऑलमोस्ट चीख सी निकल जाती है, क्योंकि वो उनके हाथ में बंधा हुआ है। उसके हाथ से वो खींचना या निकालना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैडम यू अब गुस्से में चीखते हुए विंग पे उठी, ये तुम क्या कर रहे हो विभूषण? तुम भूल गए हो क्या? तुम सिर्फ हमारे क्लैन में हमारे टुकड़ों पे पलने वाले एक नौकर थे। तुम्हें यहाँ हम सिर्फ इस वजह से लाए थे क्योंकि हम बाकी क्लैन से पीछे नहीं रह जाना चाहते थे, और हमारे पास कोई और ओमेगा हायर नहीं था। तुम्हें अडॉप्ट करने की मेरे क्लैन की एक मजबूरी थी। अगर तुम्हारा बाप मेरे पति को बचाने में ना मरता तो शायद मैं तुम्हें कब का अपने क्लैन से निकाल के बाहर फेंक देती। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि उस समय भी तुम्हारे सपोर्ट में कल्टीवेशन के वर्ल्ड के कुछ लोग आ गए थे, इसलिए तुम आज हमारे क्लैन में थे। और अभी भी तुम्हारी किस्मत ही थी जो तुम यहाँ पर हो, वरना तुम जैसा ओमेगा तो कहीं किसी गंदे ब्रॉथल का ओमेगा बन के ही रह जाता। इस बात पे विंग अब बड़ी बड़ी आंखों से मैडम यू की तरफ देख रहे हैं। उसे कहीं ना कहीं अब समझ में आ रहा है कि क्यों उसी का क्लैन यानी इस वीरशान का क्लैन उससे कभी मिलने नहीं आता था, क्यों अब उसी के क्लैन के लोग उसके सपोर्ट में नहीं खड़े होते, क्योंकि कभी वो शायद उसके क्लैन का हिस्सा ही नहीं था, कभी वो जियांग्स क्लैन का पार्ट ही नहीं था, बल्कि ये जियांग्स वाले लोग नाटक करते हैं विंग को अपना एडॉप्टेड बेटा बन के। असलियत तो ये है जियांग्स क्लैन की। ये जानने के बाद विंग को इस विभूषण को उस बेचारे विंग के लिए जो कभी जियांग्स क्लैन में पला था उस पर तरस आता है, और कहीं ना कहीं उसके लिए बुरा भी लगता है। इस औरत के इस स्पिरिचुअल वेपन को जब विंग के ऊपर ये बिना बात के 2 बार इस्तेमाल कर चुकी है तो कहीं ना कहीं उस बेचारे पे भी तो ये इस्तेमाल करती होगी। विंग को उसके लिए इतना गुस्सा आता है कि विंग के दिमाग में इस समय महसूस होता है कि क्यों ना आज इसी की दवाई इसी को टेस्ट करवाई जाए, आज महसूस करवाया जाए कि स्पिरिचुअल वेपन को किसी इंसान पे यूज़ करना कितना पेनफुल एक्सपीरियंस हो सकता है। इसलिए विंग अब अपनी ओमेगा पावर को यूज़ करके, जो उसकी कल्टीवेशन स्किल है उसे यूज़ करके पूरे फोर्स से अब मैडम यू के हाथ से वो हंटर जोर से खींचता है। विंग ने अपनी ओमेगा पावर यूज़ की थी, अपनी कल्टीवेशन पावर यूज़ की थी,
इसी कारण 2 मिनट नहीं लगती मैडम यू के हाथ से विंग के हाथ में वो हंटर आने में, और वो हंटर तुरंत विंग की उंगलियों पे आ जाता है। ये देख के मैडम यू शॉक हो जाती है। मैडम यू को इसे कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मेडिटेशन करनी पड़ी थी, यहाँ तक कि बिना कल्टीवेशन सीखे तो कोई इसे छू भी नहीं सकता। मैडम यू को भी थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल पावर मतलब एक तरह से होता है कि अपने अंदर गोल्डन कोर इस्टेब्लिश करनी पड़ी थी। बचपन में उनके फादर ने बहुत सिखाया था, तब वो ये स्पिरिचुअल वेपन को यूज़ कर पाई थी। लेकिन अब वो विंग ने बड़े आराम से ये कर लिया। ये देख के वो थोड़ा घबरा जाती है। अब विंग बोलता है, बहुत शौक है ना आपको बात बात पे लोगों को पनिश करने का, आज मैं आपको पनिशमेंट देता हूँ। ये बोलने के बाद विंग बिना आओ ताओ देखे एकदम से मैडम यू पे उनका स्पिरिचुअल वेपन उन्हीं का रेडिएंट चला देता है और बोलता है, ये मुझ जैसे मासूम बच्चे को अकेला छोड़ने के लिए आपने उस समय भी मुझे कभी प्यार नहीं किया, और अब भी आप मेरा इस्तेमाल करना चाह रही हैं। और ये बोलने के बाद विंग धड़ाधड़ विवशान की साइड से यानी विंग की साइड से अब मैडम यू पे हंटर चला देता है। मैडम यू की चीखे की आवाज़ बाहर तक आ रही है। वहीं सॉन्गलैंड शांति से बाहर खड़ा है, और क्योंकि वो जानता है कि अंदर क्या हो रहा है, उसने मैडम यू का रूप देखा है। हाँ, उसने विंग को पहले भी ये बताया था कि उसे कुछ डाउट होता है जियांग्स के ऊपर कि शायद वो विवशान को पसंद नहीं करते या विवशान को प्यार नहीं करते। लेकिन अब जब अंदर से ये आवाज़ें सुन रहा है तो वो बिल्कुल शांति से खड़ा है। वहीं विंग जब तक पूरी तरह से वो मैडम यू की कमर को पूरी तरह से लाल नहीं कर देता वो रुकता नहीं है, और फिर गुस्से में वो अब उस मैडम यू के उस स्पिरिचुअल वेपन को अपने हाथ से निकाल के ज़मीन पे फेंकता है, और तुरंत कुछ तालिस्मान्स को उस स्पिरिचुअल वेपन पे एक्टिव कर देता है, जिसके कारण वो स्पिरिचुअल वेपन अब जलने लगता है आग की तरह, जिसे देख के मैडम यू नहीं नहीं करके बस शोर मचाती रह जाती है। वो इस समय बहुत ज़्यादा घायल है, उनकी कमर पूरी तरह से घायल है, तो वो सिर्फ रेंगते हुए अपने स्पिरिचुअल वेपन के पास जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इससे पहले वो वहाँ पहुँचती वो स्पिरिचुअल वेपन धुआं बन के उड़ गया और सिर्फ राख बन के वहाँ पे इकट्ठा है। अब मैडम यू गुस्से में विंग की साइड देख रही है, उनकी आंखों में गुस्सा और पेन है, क्योंकि पेन अपने फादर के दिए हुए उस स्पिरिचुअल वेपन को ऐसे बर्बाद होते हुए देख के, और गुस्सा क्योंकि विंग ने ये किया है। विंग उनकी तरफ देखता है और गुस्से में घुटते हुए ही बोलता है, आगे से कभी भी अब तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। जो तुमने इसका इस्तेमाल किया था उसके बाद इसका बर्बाद होना, इसका नष्ट होना ही ज़्यादा सही था, और मैंने वो ही करा है। अभी इसी वक्त अपने क्लैन वापस चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ अब क्या करूँगा तुम सोच नहीं सकते हो। मौका दे रहा हूँ वापस जाने का, वरना अगर किंग को पता चला कि तुमने उनके मेड के ऊपर वार करने की कोशिश की थी तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम खुद सोच समझ सकती हो। इसलिए तुरंत यहाँ से उठो और जाओ। विंग को मैडम यू पे इतना सा भी तरस नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों विंग को अचानक से मैडम यू के व्यवहार से, मैडम यू की आदत से एक दर्द महसूस हुआ। पता नहीं क्यों उस विंग के लिए बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है। इस रूम में रह के विंग ने कई चीज़ें चेक कर ली। इन कुछ समय में उसे ये चीज़ समझ में आ गई कि विंग की लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं थी, सिर्फ सैडनेस थी। इस पूरे रूम में विंग के द्वारा बनाई हुई कुछ पेंटिंग्स भी थी जिनके अंदर एक सैडनेस साफ साफ दिख रही थी। उसकी कुछ मतलब एक तरह से पेंटिंग ही एक तरीका था जिससे वो अपनी फीलिंग और एक्सप्रेशन शो कर सकता था। उसे तो लिखना और पढ़ना भी नहीं आता था, इसलिए उसकी पेंटिंग के अंदर के उस पेन से ही विंग समझ चुका था कि उसकी लाइफ में कितना दर्द था, और उस दर्द देने वाले कहीं ना कहीं ये जियांग्स ही थे, मैडम यू ही थी। इसलिए एक को तो वो सज़ा दे चुके हैं और मन में डिसाइड कर चुका है कि जियांग को वो छोड़ने वाला नहीं है। विंग का फ़ायदा उठा के जियांग्स ने जितनी पावर्स को यूज़ किया है वो एक एक करके उसे वापस लेगा, लेकिन शुरुआत तो वो मैडम यू से कर चुका है। वही मैडम यू भी बहुत मुश्किल से खड़ी होती हैं और अपने पैर से लड़खड़ाती हुई रूम से बाहर चली जाती है। रूम से बाहर जाते हुए भी उनके पेट में बहुत दर्द है, वो बहुत दर्द में यहाँ हरम से निकलती हैं। वहीं वो तुरंत जैन फैमिया के पास पहुँचती है। वहीं जैन फैमिया भी मुँह लटकाए हुए महल से बाहर ही आ रहे थे, क्योंकि उनको भी लांगवांग जी ने मिलने से साफ मना कर दिया। मैडम यू और जैन फैमिया यहाँ से जाते हैं। वहीं मैडम यू जैन फैमिया को बताती हैं कि किस तरह से विवशान ने उनके साथ ट्रीट किया। जैन फैमिया भी अब समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं विवशान को लैंकलैन मिला के उनसे गलती होगी। ये विवशान उनके साथ नहीं बल्कि अब उनके लिए एक मुसीबत ही बन गया है। कहीं ना कहीं अब विंग के साथ जो कुछ मैडम यू ने किया है वो बात कहीं ना कहीं अब विंग मतलब विवशान के उनके अगेंस्ट यूज़ कर सकता है, और वो यही सोच के अब गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में यहाँ से वापस जा रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ विंग को भी मन में आज थोड़ा सा खुश है, क्योंकि उसने एक इंसान को, जो उस इंसान ने उस बेचारे विंग के साथ गलत किया उसे पनिशमेंट दे दी है। जहाँ एक तरफ जिस विंग के लिए हमारा प्यारा सा व्यूशन अपसेट होके एक मैडम जी को पनिशमेंट दे रहा था, वहीं हमारा वो विंग पिछले कुछ दिनों से लगातार कल्टीवेशन सीख रहा है। विंग बहुत कोशिश कर रहा है, पूरा एफर्ट डाल रहा है कल्टीवेशन सीखने में। ये देख के उसका हस्बैंड लैनजान और चांसा सरन, शाओशिन और शुयांग काफ़ी खुश है। वो बहुत खुश है विंग के अंदर बदलते हुए इस नेचर को। विंग भी अब पहले की तरह बात बात पे घबराता नहीं, बल्कि अब मुस्कुराने ज़्यादा लगा है थोड़ा बहुत। अब वो चीज़ों को उल्टा जवाब भी देने लगा है। वहीं लानजान हमेशा विंग के साथ फ्लर्ट करके उसका ध्यान रखता रहता है। आज भी ट्रेनिंग के तुरंत बाद वो विंग को एक कोने में ले जाके दीवार पे पिन करके पैशनेटली हंग्रीली उसे किस कर रहा था। जब विंग उसे थोड़ा अलग होता है और बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो लानजान, हम यहाँ कुछ सीख रहे हैं, सब लोग हमें देखेंगे, चल और सब लोग यहीं पर हैं, छोड़ो मुझे। कोई कुछ नहीं कहेगा। विंग चलो एक बार ओपन में ट्राई करते हैं, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है एक बार खुले में ये सब करने की। तुम पागल हो क्या? नहीं, कोई देख लेगा और फिर कितनी एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। अरे तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कभी किसी को ऐसे करते हुए देखने दूंगा? पर मैं ऐसा करना चाहता हूँ, चलो। और ये बोलने के बाद वो विंग को पकड़ के उसका हाथ खींच के एक पास के एक फॉरेस्ट में ले जाता है और वहाँ पे विंग के साथ अपना एवरीडे शुरू कर देता है। वहीं विंग बहुत ज़्यादा ब्लश और शर्मा रहा है। अब बार बार लानजान से रुकने के लिए और थोड़ा सा घबराते हुए कोई देख ना ले इसलिए कह रहा है। पर हमारे लानजान तो एक्साइटमेंट मोड पे है, उन्हें ये सब कुछ करना है। उन्हें इस तरीके से विंग के साथ थोड़े एक्साइटेडली एक तरह से फॉरेस्ट में ये सब करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। जब वो विंग पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो अब लानजान विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा के, क्योंकि अब विंग से चला नहीं जा रहा, उसके बैक में पेन होने लग गया, उठा के बड़े प्यार से उसे आप वापस फील्ड की तरफ ला रहा था। जब उस शाओशिन और शुयांग उन लोगों को देखते हैं, जिससे आप शाओशिन और शुयांग पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर उन दोनों को देखते हैं, उनके पास से आ रही इस स्मेल को समझते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों बिल्कुल बाज नहीं आते क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? रूम इतना बड़ा रूम दिया है तुम्हें, वहाँ चले जाते हैं। ये बोलने के बाद अब विंग जब ये बात सुनता है तो वो और ज़्यादा लानजान की फेस मतलब अपने फेस को लानजान के फेस के पास नेक में छुपाने लगता है। वहीं लानजान अब शाओशिन की तरफ जीप दिखा के विंग को लेके अपने रूम में ही चला जाता है। और ये देखने के बाद शाओशिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अब शुयांग शाओशिन की तरफ देखता है और बोलता है, क्यों ना हम भी ट्राई करें? क्या अभी तुम उसे डांट रहे थे और अब तुम्हें ये सब करना है? अरे यार मुझे भी देखना है ऐसा क्या था जो इन लोगों ने ट्राई किया, चलो ना हम भी करते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। और ये बोलने के बाद शाओशिन वहाँ से भाग जाता है और शुयांग उसे मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, एक बार हमें भी करना चाहिए कहते हुए उसके पीछे चला जाता है। ये लोग यहाँ पे ऐसे ही खुशहाल अपनी हैप्पी लाइफ बिता रहे हैं, क्योंकि इनके कल्टीवेशन वर्ल्ड में लोगों के अंदर एक अलग ही नेचर है। यहाँ सारे क्लैंस एक दूसरे को साथ फ्रेंडली रहकर काम करते हैं। सारे सेक्ट को पावर्स मतलब चांसा सर ने शेयर कर रखे हैं। अपने सेक्ट के लिए हर कोई अपना डिसीजन ले सकता है, बस चांसा सर उन सबको मैनेज करती है। उनके क्लैन में कोई प्रॉब्लम हो तो उनको हेल्प करती है। वहीं ये सब लोग भी एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल होने से ज़्यादा एक दूसरे के साथ रहकर एक साथ ग्रो करने के बारे में सोचते हैं। इसी कारण यहाँ इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में शांति ज़्यादा है, लेकिन दूसरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का बुरा हाल है। वहाँ हर कोई अपने लालच में डूबा हुआ है। वहाँ हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में है। हर किसी को सबको अपने अंडर में रख के सबसे ज़्यादा पावरफुल होने की जिद है, चाहे वो वैन रोहान हो या जिन गॉनशान हो। वैन रोहान ने आज अपने दोनों बेटे यानी वैनशु और वैनचाओ को एक नए काम पे लगा दिया है। किसी तरह से दूसरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का डोर कैसे खुले उस बारे में जानने के लिए भेज दिया है। ये लोग अब पूरी तरह से इस चीज़ के पीछे लगे हैं कि एक और कल्टीवेशन वर्ल्ड है जिसका डोर के बारे में ये लोग पता कर सकें। ये लोग इसी सोच में हैं। वहीं हमारे विंग ने इस नए कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो नई शुरुआत करी है, यानी अपने ओमेगास को कल्टीवेशन सिखाने की, उसके बारे में जब आपस में लोग, जैसे मैंने बताया मेट्स में भी बातें घूम रही हैं, तो एक छोटे से प्यारे सी ओमेगा लड़की है जो उम्र में कुछ 10-12 साल की है,
लेकिन उसके अंदर भी कल्टीवेशन सीखने की इच्छा है। इसी कारण वो बेचारी चुपचाप से छुपके से उस जगह जहाँ पे विंग बाकी ओमेगास को कल्टीवेशन सिखा रहा है, कोने में छुपकर उस क्लास को देखने लगी है। आजकल वो हमेशा यहाँ आसपास में ही रहती है। पिछले 7 दिन से विंग लगातार ये कल्टीवेशन क्लास सिखा रहा है और बाकी लोग पूरे टाइम विंग की क्लास और विंग की जो वो सिखा रहा है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो इस बच्चे पे ध्यान नहीं जाता है। लेकिन आज यहाँ पे मिंग्याओ भी आया था। आज मिंग्याओ भी यहाँ पे एक तरीके से आप सीखेगा, उसकी पनिशमेंट ख़त्म हो गई है, एक वीक हो चुका है, इसी कारण वो भी इस क्लास में आया था। वो यहाँ इस क्लास में इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसका ध्यान विंग से कुछ सीखने से जला विंग के अंदर कमियां निकालने में। वो इधर उधर कोशिश कर रहा है कि विंग में कुछ कमी ढूंढ सके और उसे ये मौका मिल जाता है कि वो छुप के इस छोटी सी ओमेगा गर्ल को कल्टिवेशन सीखते हुए देखता है और वो तुरंत उस लड़की को खींच के बाहर ला के विंग के सामने ही गुस्सा करने लगता है। रॉयल ओमेगा विभूषण, आप वैसे तो पूरी क्लास संभालें, पर आपको ये नहीं दिखता कि किस तरीके से ये आपकी क्लास को डिस्टर्ब कर रही है, किस तरीके से ये रूल तोड़ रही है। आप अपनी क्लास के दौरान इस तरीके से किसी और मेट के ओमेगास को सिखाने की बात नहीं हुई थी, लेकिन ये ओमेगा छुप के हमारी क्लास सीख रही है। ये रूल के खिलाफ है। आपको हमारे से ज़्यादा ध्यान अपनी क्लास में क्या हो रहा है उस पर देना चाहिए और इसे पनिशमेंट देनी चाहिए। कहीं ना कहीं मिंग्याओ गुस्सा करते हुए बोला, वो विंग में कुछ कमी नहीं है तो बस यही बात उठा दो, इस चक्कर में ये बोल रहा है। वहीं विंग इस बच्ची को देखता है जो बहुत घबराई हुई और सहमी हुई वो नीचे के खड़ी है। ये 12-13 साल की बच्ची है और ओमेगा है। विंग अब उसके पास जाता है और थोड़ा सा अपने घुटनों के पास बैठ के उस लड़की का फेस थोड़ा सा ऊपर करता है, तो देखता है इस लड़की के फेस पे भी चोट के निशान है, हाथ पैरों पे भी चोट के निशान है और बहुत ज़्यादा डरी हुई है। विंग गुस्से में घूर घूर के मिंग्याओ को देखता है और बोलता है, क्या तुमने इसे मारा है? तुम अच्छे से जानते हो कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ, मैं यहाँ इस क्लास का हेड हूँ, तो मैं ही डिसीजन लूँगा किसे क्या पनिशमेंट देनी है। तुमने बिना मुझसे पूछे इसे पनिश कैसे किया? इस बात पे आपको मिंग्याओ तुरंत बोलता है, माफ़ करना पर मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं खुद इन मेड्स को पीट के अपने हाथ गंदे करूँ। मैंने इसे कोई पनिशमेंट नहीं दिया, बल्कि मैंने तो आपके सामने से ला के आपको दिखाया है कि आप कैसे क्लास के ऊपर सही से नज़र नहीं रख पाते। देखिए छुप छुप के लोग यहाँ आ भी रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। अभी मिंग्याओ को इग्नोर करते हुए अब उस बच्ची को देखता है और बोलता है, इतनी सारी चोट, तुम्हें ये चोट कैसे लगी और तुम ऐसे छुप के यहाँ क्यों खड़ी थी? अब विंग से वो बेचारी तुरंत विंग के सामने घुटनों पे बैठ के अपना सर नीचे करती है और माफ़ी मांगने लगती है। माफ़ कीजिएगा रॉयल ओमेगा, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं बस थोड़ा सा इच्छुक थी जानने के लिए कि आप क्या सिखाते हैं। मैं सीखने के मारे यहाँ नहीं आई थी, बस मैं जानना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी कि क्या सचमुच में आप यहाँ पे ओमेगास को कल्टीवेशन सिखा रहे हैं। मेरा और कोई इरादा नहीं था, मैं आपका कोई रूल नहीं तोड़ना चाहती थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी मदर को कुछ मत कहिएगा, मेरी मदर की जॉब चली जाएगी तो फिर से ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर मुझे और मदर को मारेंगे। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा, मदर को कुछ मत कहिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बेचारी बच्ची इतनी डरी हुई है, उसे लग रहा है कि कहीं उसकी मदर की जॉब ना चली जाए। उसकी मदर यहीं इसी मतलब हारम में जॉब करती है। वो एक छोटी सी मेड है, वो साफ़ सफाई और जो सपोर्टिव मेड का काम नहीं होता किचन विचन में, वो सारे काम संभालती है। तो वो वो इतनी बड़ी मेड भी नहीं है क्योंकि वो किसी कॉन्क्यूपाइन की स्पेशल मेड जैसे होते हैं उस तरह से भी नहीं है। इसलिए बेचारी ये लड़की डर रही है कि अगर उसकी मदर को यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो फिर से उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर उसकी मदर और उसे मारेंगे। ये सारी चोट कहीं ना कहीं उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ने यानी उसके दादा दादी ने ही उसे दी है। ये जानने के बाद विंग को उस बच्चे के लिए बहुत दुख होता है। वो तुरंत विंग उस बच्चे को कंधे से खड़ा करता है और पहले उसे प्यार से गले लगा के शांत करने लगता है, जिसे देख के यहाँ सब लोग शौक है। यहाँ तक कि वो बेचारी हल्के से मेड भी घबरा जाती है। इस तरीके से इन मेड्स को गले लगाना, टच करना, ये रॉयल ओमेगास, यहाँ तक कि ये रॉयल फैमिलीज खुद की एक तरह से शान में गिरना कहते हैं। इस तरह से कोई मासूम से इस बच्चे को ऐसे प्यार से हक कर सकता है, ये देख के सब लोग शौक है। लेकिन सॉन्गलैंड जानता है कि विंग ऐसा ही है, इसलिए वो शांति से पीछे खड़ा है। सॉन्गलैंड भी तुरंत यहाँ आ गया था जब मिंग्याओ ने शोर मचाया था, क्योंकि ऑब्वियसली सॉन्गलैंड विंग का रॉयल गार्ड है, तो विंग के सेफ्टी के मारे वो यहाँ पहुँच गया था। अब विंग बड़े प्यार से उस बच्चे को शांत करता है और बोलता है, तुम बिल्कुल मत घबराओ, अब बिल्कुल भी कोई तुम्हें पनिश नहीं करेगा, तुम्हारी मदर को भी बिल्कुल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। और ये बोलने के बाद विंग सॉन्गलैंड को उस बच्ची को देता है और बोलता है, सॉन्गलैंड
जल्द से जल्द इस बच्ची को पहले पानी और कुछ खाने को दो, ये बहुत घबरा गई है, इसे थोड़ा शांत करो और मेरे कक्ष में लेके आओ। और हाँ, कुछ और गार्ड्स को बोल के इसकी मदर को भी मेरे कक्ष में लाओ। इन दोनों से मैं खुद बात करूँगा, मुझे क्या डिसीजन लेना है वो मैं फाइनल करूँगा। और ये बोलने के बाद विंग अब खड़ा होके सबकी तरफ देखने लगता है। अब मिंग्याओ थोड़ा गुस्से में बोलता है, ये डिसीजन आप कैसे ले सकते हैं रॉयल ओमेगा, आप शायद भूल गए, लेकिन हरम के फैसले सिर्फ लैन फॉरेन ले सकती हैं और मेरे ख्याल से लैन फॉरेन भी इस बात पे अग्री होंगी। मिंग्याओ थोड़ा सा विंग पे गुस्सा करते हुए बोलता है, लेकिन न्यूसेन जो विंग का दोस्त है वो बोलता है, तो कब बोला वीवूशान ने कि वो मेरे बिना ये फैसला लेगा? वीवूशान और मैं एक साथ ये फैसला लेंगे और मैं वीवूशान ने कोई रूल नहीं तोड़ा है। मैंने ही वीवूशान को ये चांस दिया है कि इस क्लास में वो जो फैसला लेगा मैं उसका साथ दूंगा और अब मैं वीवूशान के साथ ही उसके कक्ष में ये फैसला लूँगा। तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले दिन आते ही तुमने हमारी क्लास डिस्टर्ब कर दी, कितना मन लगता था मेरा इस क्लास में। हाँ, तुमने आते ही मेरा सारा मूड खराब कर दिया। चलो वीवूशान, हम तुम्हारे कक्ष में चलते हैं। और ये बोलने के बाद न्यूसेन थोड़ा सा मिंग्याओ की साइड मुंह सड़ाता हुआ वीवूशान का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। वहीं मिंग्याओ गुस्से में दांत भींचता रहता है और मन में सोचता है, इतनी पावर, इतनी पोजीशंस इसे देख के बाद एक मिल रही है और मेरा क्या, 4 साल से मैं इतनी मेहनत कर रहा था लेकिन कुछ भी मेरे मन का नहीं हो रहा। बस बहुत हो गया, कुछ ना कुछ बड़ा मुझे सोचना होगा। और ये बोलने के बाद वहाँ से मिंग्याओ गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में वहाँ से निकल जाता है। अब कहीं ना कहीं मिंग्याओ कुछ बड़ा सोच ही रहा है, निका सोच रहा है, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अब उस कक्ष में विंग और लैन फॉरेन में यानी हमारे नी हुसैन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अब वो बच्चा बड़े प्यार से टेबल पे बैठी हुई है और सॉन्गलैन बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फिरा रहा है, थोड़ा सा कुछ खाने के लिए उसके लिए फ्रूट्स और रखे हुए हैं जिसमें वो घबराते हुए थोड़ा सा खा रही है। अब नी हुसैन और विंग उसके बिल्कुल सामने उस टेबल पे बैठ के प्यार से उस बच्चे को देखने लगते हैं। क्या अब नी हुसैन बोलता है, क्या नाम है तुम्हारा और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें अच्छे से पता है कि हम मेरे हरम में कोई भी छोटा मेड रखने उम्र की मेड रखने की मतलब रूल नहीं है, तो तुम इस समय हरम में क्या कर रही हो? अब वो बेचारी बच्ची थोड़ा घबरा जाती है और बोलती है, मैं मदर की मदद करने आई थी, मैं मदर के साथ ही यहाँ आती हूँ। मैं वो प्लीज़ आप गुस्सा मत होना लैन फॉरेन, मैं जानती हूँ मेरा यहाँ आना अलाउड नहीं है, पर मदर मुझे घर पे नहीं रखना चाहती। पर क्यों? तुम्हें तो इस समय घर पे रेस्ट करना चाहिए, बाकी बच्चों की तरह खेलना चाहिए, पर तुम यहाँ इस तरह हरम में आके काम क्यों कर रही हो? बेचारी विंग थोड़ा क्वेश्चन से पूछता है, जिससे वो बच्ची अब रोने लगती है, जैसे वो कुछ दर्द में है, कुछ बताना भी नहीं चाह रही है। विंग उस बच्ची को इतना डरते हुए, इतना घबराते हुए देखकर अब दोबारा से सॉन्गलैन की तरफ देखता है। अब बोलता है, कहाँ है इसकी मदर? हमने बोला था ना इसकी मदर को बुलाओ। अचानक से कुछ गार्ड एंट्री करते हैं पीछे एक पर्सन के साथ जिसने वाइट कलर के कुछ हानफू पहने हुए हैं। उसके हानफू बहुत ज़्यादा गंदे हैं, यहाँ तक कि बहुत पुराने भी हैं और सर नीचे है। घबराता हुआ वो पर्सन इस रूम में एंट्री कर रहा है। अभी उस पर्सन को जैसे ही देखता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। ऐसे ही पूरा बड़ा शॉक तो एक तरीके से सॉन्गलैन को भी लगता है। अब वो दोनों बड़ी बड़ी आंखों से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। वो पर्सन तुरंत आके आप जहाँ पे विंग और लैन फॉरेन बैठे थे उस जगह घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने हाथ जोड़ लेता है और कहता है, माफ़ कर दीजिएगा, अगर मेरे बच्चे से कोई भूल हो गई है तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए, उसे कोई सज़ा मत दीजिए, गलती मेरी है। मैं जानता हूँ लैन फॉरेन यहाँ पे बच्चे लाना मना है, पर मैं क्या करूँ, मैं अपने बच्चे को घर नहीं छोड़ सकता था, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये पर्सन लगातार रो रहा है और बहुत ज़्यादा एक तरीके से बेबस है और डरा हुआ है। इसकी आवाज़ में, इसके चेहरे के इस दर्द से साफ दिख सकता है जितनी चोट इस बच्चे को लगी थी उतनी ही चोट इस पर्सन को भी लगी है। इसके चेहरे पे बहुत सारे चोट के निशान हैं। इसके दोनों हाथ जोड़ के जो ये खड़ा हुआ है उन हाथों पे भी बहुत ज़्यादा घाव के निशान हैं। इतनी बुरी तरह से कौन इन दोनों को ट्रीट करता है? और ये पर्सन जो घुटनों पे बैठा है उसे इतनी चोट में देखकर पता नहीं क्यों विंग और सॉन्गलैन दोनों की आंखों में आंसू भर गए हैं, क्योंकि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि शाओ शिनशेन है। बिल्कुल शाओ शिनशेन की तरह दिखने वाला ये पर्सन, लेकिन जहाँ हम उनके क्लैन का शाओ शिनशेन एक रॉयल पर्सनैलिटी कैरी करता है, चेहरे पे हमेशा चमक रहती है, सारे लोगों को धमकाता डराता रहता है, ऑर्डर पे ऑर्डर देता रहता है, पर वो ये वाला शाओ शिनशेन नहीं है। ये तो चोट से भरा हुआ चेहरा, घबराया हुआ, पुराने कपड़ों में कांपता हुआ सा एक मासूम सा ओमेगा है। विंग और शाओ शिनशेन इसकी हालत देख के कंट्रोल नहीं कर पाते हैं।
विंग तो अपनी जगह रुक ही नहीं पाता है। वो अपनी जगह से आगे की तरफ जाता है और दौड़ के शाओ शिनचैन को गले लगा लेता है। वहीं अचानक से एक तरह से रॉयल ओमेगा वी वुशान किंग का मेड एक मेड को इस तरीके से गले लगा रहा है, ये देख के वो गार्ड भी शॉक है। यहाँ तक कि नी हुसैन भी कुछ समझ नहीं पाता है। वहीं विंग उसे बहुत प्यार से गले लगा के रोने लगता है। ये विंग का बेस्ट फ्रेंड है भाई। विंग इसके साथ कितनी मस्ती करता है। विंग तो जरा सा परेशान होता था तो शाओ शिनचैन की आंखों में आंसू आ जाते थे। आज शाओ शिनचैन को इस पेन में देखकर हमारा विंग कैसे कंट्रोल कर सकता है। इसलिए विंग अचानक से शाओ शिनचैन को और ज़्यादा गले लगा के रोने ही लगता है। विंग को ऐसे रोता देख के अब नी हुसैन अब भी घबरा जाता है। वहीं वो गार्ड भी शॉकिंग देखते हैं। अब सॉन्गलैंड उन गार्ड को इशारे से बाहर जाने के लिए कहता है और वो अब एकदम से लैंड फॉरन या नी हुसैन वहाँ अपनी जगह से उठ के विंग को के पास आता है और बोलता है, विंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ तुम्हें। अब विंग थोड़ा सा अपने आंसू को कंट्रोल करता है और पहले खुद खड़ा होता है और फिर शाओ शिनचैन को भी खड़ा करके अपने पास बैठाता है। अब सॉन्गलैंड के साइड में खड़ा हुआ नी हुसैन विंग को समझ नहीं पा रहा है। विंग रोते हुए बोलते हैं, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी, इतने सारे घाव तुम्हारे शरीर पे और इस बच्चे के शरीर पे कैसे हैं, क्या ये तुम्हारी बच्ची है। अब अचानक से इन सवालों पे बेचारा शाओ शिनचैन थोड़ा डर जाता है और हाथ जोड़ने लगता है, माफ़ कीजिएगा, क्या क्या आप मेरी वजह से रो रहे हैं, क्या मैंने आपको कुछ नुकसान पहुंचा दिया। रॉयल ओमेगा प्लीज़ आप रोइए मत, मैं माफ़ी मांगूंगा अगर मेरी बच्ची ने कुछ गलत किया हो। प्लीज़ 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 उसे चोट मत पहुंचाइएगा। तुम मेरी सवाल को सुन नहीं रहे हो या तुम्हें समझ नहीं आ रही है। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें इतनी सारी चोट किसने मारी, तुम्हारे बच्चे के शरीर पे इतने घाव क्या कैसे हैं, मुझे तुम कौन हो और ये चोट कैसे लगी सब जानना है। अब रो मत और सच्चाई मेरे सामने लेके आओ। विंग थोड़ा डोमिनेटिंग वॉइस में अब पूछ रहा है क्योंकि विंग जानता है कि ये उसका शाओ शिनचैन नहीं है, तो इससे वो प्यार से बात करने की जगह एक रॉयल ओमेगा की तरह बिहेव करेगा तो शायद जल्दी ये बंदा सच बोल देगा। इसलिए विंग ये बोल रहा है। अब शाओ शिनचैन थोड़ा डरते हुए बोलता है, ये चोट ये मेरे इन लॉज ने मुझे दी है। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरे इन लॉज का नेचर मेरी तरफ बिल्कुल सही नहीं है। आज से करीबन 5 साल पहले मेरे हस्बैंड शाओ शिनचैन, जो यहाँ का शाओ शिनचैन है, वो बता रहा है मेरे हस्बैंड शुयांग थे, जब तक जिंदा थे तब तक हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा था, लेकिन अचानक से मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मेरे अल्फ़ा की डेथ के बाद मेरे इन लॉज को मेरा वहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो मुझे अधिकतर मेरे अल्फ़ा की डेथ का कारण कहते थे। उन्हें लगता था कि मेरी बेटी एक बैड लक है जिसके कारण मैं बैड लक हूँ जिसके कारण उनके बेटे की डेथ हुई है। वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में कई बार मुझे और मेरे बेटी को मारते थे। एक बार जब मैं यहाँ जॉब कर रहा था, यानी मैं यहाँ काम कर रहा था, उस समय उन्होंने मेरे बेटे को मेरे पीछे पानी में डुबो के मारने की कोशिश की। तब से मैं बहुत डर गया और पिछले 1 साल से मैं छुपके से अपनी बेटी को अपने साथ यहाँ लाता हूँ। मेरा इरादा सिर्फ मेरे बच्चे को सेफ रखने का था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे पीछे वो दोबारा से मेरे बच्चे को मारने की कोशिश करें, इसलिए मैं उसे अपने साथ लाता था। बस मुझसे ये भूल हो गई। प्लीज़ प्लीज़ मेरे बच्चे को मारिएगा नहीं, प्लीज़ मेरे बच्चे को कोई सज़ा मत दीजिएगा। वो यहाँ नहीं आना चाहती थी पर मैं ही उसे लेके आता था। बेचारा शाओ शिनचैन डरते हुए ये बोल रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी बेटी पकड़ी गई, क्योंकि उसकी बेटी को इस तरीके से छुपके से एक बच्चे को अब यहाँ लाना एक तरह से हरम में मना है ना, तो इस कारण वो बेचारा डरा हुआ है। वहीं विंग जब सुनता है कि किस तरीके से इस शाओ शिनचैन की लाइफ में इतना सब कुछ हुआ और उसके भाई यानी शुयांग अब इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो शुयांग है उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसे बहुत दर्द होता है। अब उसे और ज़्यादा दुख हो रहा है शाओ शिनचैन के लिए, उसकी इस हालत के लिए, इस प्यारी सी बच्ची के लिए। ये प्यारी सी बच्ची शुयांग और शाओ शिनचैन की बच्ची है, ये जानने के बाद विंग अब अपनी जगह से आगे बढ़ के उस बच्चे को इशारा करता है कि वो उसके पास आए। वहीं बच्ची भी अपनी जगह से उठ के डरते हुए विंग के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो विंग के पास जाती है तो विंग बड़े प्यार से उसे अपनी गोदी में बैठा के उसके सर पे हाथ फिरा के प्यार से उसके माथे पे किस करता है और बोलता है, इतनी कम उम्र में तुम्हें इतना पेन सहना पड़ा, सचमुच में वो लोग राक्षस हैं जिन्होंने तुम दोनों के साथ ये करा है। रॉयल गार्ड सॉन्गलैंड अब विंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस में सॉन्गलैंड की तरफ देखता है और सॉन्गलैंड बोलता है,
यस रॉयल ओमेगा, तुरंत जाओ और उन दोनों को बंदी बना के हमारे महल में लाओ। लैनफॉरेन, मुझे लगता है ये समय आपके डिसीजन का है। आपको अच्छे से पता है हरम में हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, यहाँ तक कि यहाँ काम कर रहे मेड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मुझे लगता है आपको एक सही फैसला लेना चाहिए इन दोनों के लिए। इस बात पे अब मतलब न्यूसेन तुरंत बोलता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रॉयल ओमेगा। इस तरीके से हमारे क्लैन में कुछ गलत हो रहा है तो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज़ पे डिसीजन लेने की। तुम दोनों को बहुत पहले ही किंग के पास आ जाना चाहिए था। तुम्हें अच्छे से पता है किंग ने हर किसी को, अपनी प्रजा को मौका दिया है उनके पास न्याय के लिए मांगने आने के लिए। तुम इतने दिन से ये सब सह रहे थे, ये गलती थी तुम्हारी। तुम्हें पहली बार ही किंग के पास आना चाहिए था। हर दिन किंग ये रॉयल कोर्ट इसीलिए तो लगाते हैं ताकि तुम जैसे लोग उनका न्याय को यूज़ कर सको। इस तरीके से डर के रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब न्यूसेन उन्हीं दोनों को समझाने लगता है। अब विंग जानता है कि इस समय इन्हें समझाने से ज़्यादा इन्हें सेफ फील करवाना है, तो इसलिए विंग तुरंत बोलता है, तुम दोनों मेरे साथ यहीं रहोगे। आज से तुम दोनों मेरे पर्सनल मेट हो। तुम आज से रॉयल ओमेगा विवुशियन की पर्सनल मेट हो। शाओ शिनशन, आज से तुम यहीं रहोगे। और तुम, अब वो प्यारी सी उस बच्ची को देखता है और बोलता है, इतनी देर से हम सब तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं, तुम अपना नाम नहीं बताओगी हमें? अब बेचारी वो बच्ची थोड़ा डरते हुए घबराते हुए बोलती है, आचिन, मेरा नाम आचिन है। हम बहुत ही प्यारा नाम है। तो आचिन, तुम भी आज से अपनी मदर के साथ इसी महल में मेरी रॉयल मेट के साथ रहोगे, समझ ठीक है? इस बात पे आचिन थोड़ा मुस्कुराने लगते हैं। वही शाओ शिनशन तुरंत अपने घुटनों पे आके, धन्यवाद रॉयल ओमेगा, पर आप अच्छे से जानते हैं मैं किसी क्लैन से बिलोंग नहीं करता और रॉयल मेट्स सिर्फ बड़े क्लैन से ही आती हैं। उन्हीं के क्लैन के लोग ये सब हायर करते हैं, पर मेरा कोई क्लैन नहीं है। आप मुझे इतनी बड़ी पोजीशन दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मेरा कौन सा क्लैन है? मैं भी किसी क्लैन से बिलोंग नहीं करता हूँ और तुम आज से मेरे ही क्लैन में से हो। मैंने कह दिया ना, तुम मेरे रॉयल मेट हो तो तुम मेरे मेट हो, मेरे पर्सनल मेट। और मेरे ख्याल से क्या किंग का मेट अपने आप एक नौकर अपने लिए नहीं रख सकता? क्या एक मेड अपने लिए नहीं रख सकता? क्यों लैनफॉरेन? इस बात पे नहीं सर, विंग को ही बात समझते बोलता है, सही कह रही हैं रॉयल ओमेगा विवुशियन, तुम्हें जैसा कहा गया अब वैसा ही होगा। तुम उनसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें जो पोजीशन मिली है उसे अच्छे से संभालो। आज से तुम रॉयल ओमेगा विवुशियन के मेड हो और उनके पर्सनल मेड हो, इसलिए उनके साथ रहोगे और यहीं हरम में ही रहोगे जहाँ पे बाकी सारे कॉन्क्यूपाइंस की मेड रहती हैं। तो तुम, मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम ये भी जानते हो कि यहाँ की हरम में जो पर्सनल मेड रहती हैं वो अपने बच्चे भी अपने साथ रख सकती हैं, तो तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे साथ यहीं रहेगी। इस बात पे अब शाओ शिनशन और उनकी बेटी दोनों उन लोगों को धन्यवाद करते हुए मुस्कुराते हुए अब वहाँ से चले जाते हैं। अब अचानक से विंग मतलब एक न्यूसेन की तरफ देखता है और बोलता है, क्या सचमुच में किंग लांगवांग जी अपनी प्रजा को इतना मौका देते हैं कि कोई भी उनके पास अपनी परेशानी लेके आ सकता है? तुम्हें क्या हो गया है विभूषण? तुम इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है हमारे किंग दूसरे मतलब एक तरीके से क्लैन के, यहाँ तक कि सेक्ट लीडर्स से भी डेली मिलना पसंद नहीं करते, लेकिन अपनी प्रजा के लिए उनके दरबार हमेशा खुले रहते हैं। रोज़ मॉर्निंग कोर्ट इसीलिए तो होती है, इसी कारण तो किंग इतनी बड़ी मॉर्निंग कोर्ट को अरेंज करते हैं ताकि उनके क्लैन का कोई भी पर्सन उनके पास कभी भी आ जाए अपनी परेशानियों को लेकर। विंग ये सुनने के बाद अपने चेहरे पे हल्की सी स्माइल लेता है और बोलता है, सचमुच में किंग तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। क्या बात है, कई दिन से तुम किंग से नहीं मिले इसलिए ऐसा बिहेव कर रहे हो क्या? तुम कहो तो मैं आज ही किंग के साथ तुम्हारी एक मीटिंग रख लेता हूँ। इवनिंग में अधिकतर किंग मेरे हस्बैंड या और मेरे साथ ही टी पीते हैं, तो क्यों ना आज तुम हमें ज्वाइन करो। इस बात पे विंग थोड़ा स्माइल करता है और बोलता है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, वैसे भी मुझे शाओ शिनशन की फैमिली के बारे में किंग से खुद बात करनी है, तो मुझे लगता है कि मुझे आज की टी पार्टी में ज्वाइंट होना चाहिए। इस बात पे न्यूसेन थोड़ा स्माइल करता है।
और बोलता है बिल्कुल, मेरे ख्याल से किंग भी तुमसे मिलना तो ज़रूर चाहेंगे। जिस बात पे विंग अब बड़ी बड़ी आंखों से नीसैन की तरफ देखने लगता है। नीसैन थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोलता है, अरे उन्हें भी तो तुम्हारे पर्सनल मेड के जो तुमने हायर की है उसके बारे में पता होना चाहिए ना। इस बात पे विंग कुछ बोल नहीं पाता और आज का पार्ट यहीं रुकता है। तो आपको क्या लगता है विंग जब वांग जी से मिलेगा तो वांग जी का क्या रिएक्शन रहेगा, और ये दोनों एक साथ होने के बावजूद भी जो इतना दूर है ये दूरी कैसे खत्म होगी, आपको जल्दी पता चलेगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।